we'll have question answers. You know, everybody's has a lot of questions, so we'll have a round of questions. So the question over to you, Major General Anil Mathurji. Pulwama attack was the Pulwama attack due to lack of security? Why didn't the victims fight back when they were 40 in number? कहने का मतलब ये था इसमें कि जैसे इतने 40 आदमी वहाँ पे थे, वो सिर्फ 4 थे, तो क्या सर्वाइवल के भी फाइट दी क्या उन्होंने? नहीं मतलब जैसे सब जब बंदूक है तो क्या अगर 4-5 आदमी उसको पकड़ लें तो क्या रोक नहीं सकते? तो मान सकते? आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ऐसा डर बैठ गया था कि मरना तो है ही उनको, तो लड़े क्यों नहीं वो लोग? बिल्कुल, ये जो सवाल है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये कई लोगों ने और इसके कई व्हाट्सएप में भी से कई सारे वर्जन्स घूम रहे हैं कि उसको यूं कर देते और उसको बंदूक पकड़ लेते, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, वॉकिंग आराम से पैदल चल रहे थे, मैं बता सकता हूं। एक तो जब आपके ऊपर एक फायर आ रहा है ना, तो आपको अपने माँ बाप का नाम नहीं याद रहता, दूसरे लड़ने को तो आप छोड़ दो। तो किसी जो सिविलियन, जो लोग वहां पर पिकनिक मनाने गए हुए थे, मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे ऐसे उम्मीद करनी चाहिए कि आप वहां जाकर के और ऐसे आतंकवादी से लड़ना शुरू कर दें जिसके पास AK-47 है और वो इनडिस्क्रिमिनेट फायर कर रहा है। ये तो बात हुई उन सिविलियंस की तरफ से। अब जो दूसरी बात है और जरूरी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं बताता हूं, और वो बात ये है कि वो 4 तो फायर करने वाले थे, और ये जो इकोसिस्टम है, ये पाकिस्तान का बनाया हुआ स्लीपर सेल्स का इकोसिस्टम है। ये जो ऑपरेशन पहलगाम में प्लान किया गया था, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं 2 से 3 महीने इस ऑपरेशन की तैयारी की गई थी। पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। 100% जो लोग वहां पर होने हैं टूरिस्ट के अलावा, उनकी पूरी लिस्ट उनको पता थी, सबसे उन्होंने बात करके रखी हुई थी। और ये जो ऑपरेशन प्लान किया है, इतना जबरदस्त मिलिट्री प्रिसिशन के साथ ये ऑपरेशन प्लान किया गया है कि मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि इसमें या तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मैन इन्वॉल्व हैं, वरना डेफिनेटली उनके SSG के रिटायर्ड कमांडोज हैं। ये कोई और इस ऑपरेशन को कर नहीं सकता। जिस डिटेल में प्लानिंग की गई, जिस डिटेल में इसकी रेकी की गई, 4 उन्होंने जगह रेकी करी। आरू वैली में मैंने पहलगाम में कमांड करी है, मैं उस एरिया को पैदल 1-1 इंच जानता हूं उस एरिया का। तो अपनी तरफ से सिक्योरिटी लैब सिस्टम नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरा पॉडकास्ट आपको शायद नहीं, उसमें भी मैंने यही बताया क्या होता है कि इसके लिए हम जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार लेता हूं, मैं जिम्मेवार। और वो क्यों? जब वहां पर हालात सुधरने लगे, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण, सब कहानियां बता रहे हैं, मैं भी एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। डीपी गुप्ता मेरा फ्रेंड है, वो कह रहा है कि यार हम जाएं कश्मीर में, कहां रहें? मैंने कहा स्टे अवे फ्रॉम द आर्मी एंड यू आर सेफ। हमने वहां के लोगों को कन्विंस कर दिया पिछले 5, 7, 10 साल में कि टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं होगा। इसलिए जो टूरिस्ट के इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी का एब इनिशो इंतजाम नहीं है। ये जो जगह है, मैं पर्सनली इस जगह पर था, मैंने बताया मैंने अपनी यूनिट कमांड करी है पहलगाम। वहां मेरे तो क्या होता है कि ये जो पिकनिक स्पॉट था, जिसको आप स्विट्जरलैंड पाकिस्तान जो भी बोलते हैं इसको, इस जगह पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी डिप्लॉयड नहीं होते। जहां तक सवाल सिविल पुलिस का है, उनको ये कन्विंस्ड थे कि भाई साहब टूरिस्ट पे कभी हमला नहीं होगा। 2 वजह थी। एक तो टूरिस्ट से जो आने वाला इनकम है, वो इनकम उनकी रेवेन्यू की बैकबोन है कश्मीर की। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग कन्विंस्ड थे कि यहां पर टूरिस्ट पे हमला नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको इजी ले रहे थे, और यही वजह थी। अब मैं आपको इसकी एक और असली वजह बताता हूं। जो मौलाना
फैजुल्लाह जो भी है क्या नाम है उसका, कसूरी, जो कि टीआरएफ का लीडर है, एलईटी का था, उसका स्टेटमेंट सुनने की जरूरत है। उसके बाद मौलाना असीम मुनीर का स्टेटमेंट सुनने की जरूरत है। इस कसूरी साहब ने कहा था, आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। मेरे से उसने पूछा कि यह हमला किस पर था, तो मैंने बताया कि यह हमला कश्मीर की शांति पर था, यह हमला कश्मीर की प्रगति पर था। क्या हो रहा था कि जो शांति वहां बढ़ रही थी, डेवलपमेंट वहां पे हो रहा था, उसकी वजह से उनका हाथ वहां से फिसल रहा था और वो इस बात से सन्नाए हुए थे। उनको लग रहा था कि हाउ कैन वी अलाउ कश्मीरीज टू सेलिब्रेट पीस। तो ये हमला शांति पर, ये हमला व्यापार पर, टाइमिंग देखिए आप, पीक सीजन, पीक, परीक्षाएं खत्म होती हैं, गर्मियां हैं, सारा हिंदुस्तान, आधा दुनिया कश्मीर में जाती है। उस टाइम पे जगह देखिए, ये वही जगह है जहां से एक अमरनाथ जी की यात्रा का 3 महीने रह गए, 2 महीने उसका एक रूट, मेन रूट जो है उसका बेस है। ये तमाम चीजें इतनी बड़ी, लेकिन जहां तक आपका सवाल है वो मैं ये कह रहा हूं कि जब इस प्रकार से अंधाधुंध गोलियां चल रही होती हैं तो उस समय मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर आपके पास मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है या बीएसएफ, सब कुछ मैं सारी बेल्टेड फोर्सेस शामिल करता हूं, आपका मुझे नहीं लगता कि आप इसके लिए इसका कोई मुकाबला कर सकते थे। ये सोचना भी, मेरा कई लोगों ने लिखा है, मेरा ये मानना है कि ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। और उसके अलावा बाकी लोग, ये मैं मान सकता हूं कि वहां जो घोड़े वाला था उसने क्यों नहीं किया, वहां जो खोमचे वाला था उसने क्यों नहीं किया। वो लोग आधे से ज्यादा उनके साथ मिले हुए थे, उनको पता था कि क्या। तो मेरा ये विचार है कि इसमें हमें उन सिविलियंस को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आम जब हम सड़कों पे घूम रहे हैं तो तब हम किसी दूसरे से बिना बात में लड़ाई लड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो आप ऐसे माहौल में क्या कर लेंगे। और वहां क्या था, बच्चे, पिकनिक मोड, आई डोंट थिंक इट ठीक है, समझ गया आपकी बात। घोड़े वालों को, पहुंचे वालों को फिर क्वेश्चनिंग हो रहा। आप क्वेश्चनिंग नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये आज का भारत है, ये नया भारत है। वो सारे खोमचे वाले, घोड़े वाले जो इसमें शामिल हैं, सब हूरों के पास भेज दिए जाएंगे, गारंटी लिख के ले लीजिए आप मेरे से। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर आपने कि हम लोग तो सोच रहे थे कि क्या सिक्योरिटी लैप्स था, बट ऐसा भी रिएक्ट किया। सामने जैसे बताया कि AK-47 या कोई भी वेपन हो तो चाहे कितना भी बहादुर हो वो कुछ नहीं कर सकता जब तक जेब में कोई हथियार ना हो। हाथ में अगर हथियार है तो वो ही कैन टेक, अच्छा ठीक है मैं भी ठोक सकता हूँ। तो इसमें एक और इशू जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि आज कोई भी वेपन के लिए अप्लाई करता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, लाइन लगी हुई है, देते ही नहीं। क्यों नहीं देते? ये सोच कर कि भी सभी को कोई जो वेपन को इस्तेमाल करेगा क्या मतलब है। अरे सेल्फ डिफेंस के लिए तो वी शुड हैव अ पॉलिसी वेयर वेपन इजीली परचेज किया जा सके, इजीली लाइसेंस दिया जा सके। मेरा ये सोच है कि हम लोग देते ही नहीं है, किसी को वेपन नहीं देते, लाइन लगी हुई। इवन सर्विंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो है वो भी लाइसेंस के लिए ट्राई करता तो नहीं मिलता। ये उसके अंदर नीड टू चेंज, डू सम चेंज, बिकॉज सेफ्टी के लिए वी नीड टू हैव समथिंग। इसमें एक और बात बता दूं कि जो भी मैं फिर बता रहा हूँ, वो भी अगर आपके पास हथियार भी है तो आप कभी छुट्टी मनाने या हनीमून मनाने कश्मीर जाएंगे तो हथियार लेके नहीं जाएंगे। कमाल। इसमें एक और रिकॉर्ड है कि जो भी अभी तक क्राइम हुए हैं ना, वो कभी भी लीगल हथियार से हुए नहीं है। सो ये भी एक रीजन है कि व्हाई शुड नॉट वी गेट आर्म्स एंड एम्यूनिशन लाइसेंस। एनीवे, देखे तो सही कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग। सर आपसे पूछ रहा हूँ मेरे साहब कि ये पुलवामा अटैक है द फर्स्ट इनिशिएटिव, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। पहलगाम अटैक तो हो ही गया। पाकिस्तान पे जो पहला अटैक किया ऑपरेशन संदूर का, जो फर्स्ट उनके अपने टेररिस्ट पे अटैक किया था, वो कितने अटैक्स किए थे, उसका आउटपुट क्या हुआ, उसमें अपनी भी कुछ कैजुअलिटीज हुई या उन्हीं को डैमेज किया है, ये थोड़ा सा डिटेल बताइए सर। पहलगाम वाला
जो इंसिडेंट था वो मैं उसको अटैक नहीं बोलूँगा, इट इज इंसिडेंट व्हाट द मिलिटेंट्स हैड किल्ड आवर सिविलियंस एंड टूरिस्ट। मैसेकर। हाँ, 22 अप्रैल। कितने सवाल उठते थे कि इमीडिएट रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे, 23 को क्यों नहीं, 24 को ना, जब लोग सवाल एवरी टाइम पीपल आर आस्किंग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो हर एक चीज़ की तैयारी में समय लगता है, पर्टिकुलरली आप कोई एक्शन करते हैं समय लगता है तैयारी में। आपको कोई बोले दिल्ली जाओ तो आप 5 मिनट में नहीं जाएंगे, आपको आधा एक घंटा लग जाएगा अपना सामान तैयार करने में। थिंग्स आर रेडी। मैं डिफेंस सर्विसिंग तरफ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं सबके पास में टास्किंग है, ऑल्टरनेट टास्क है, मालूम है क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करना, कंटीजेंसी प्लान। एयर के भी हैं, नेवी के भी हैं, बीएसएफ के भी हैं, आर्मी के भी हैं, जो बॉर्डर पे सबके पास में प्लान्स आर देयर कि भाई व्हेन द बटन इज प्रेस्ड फॉर मी आई हैव टू गो एंड कैप्चर दिस 1 2 3 4 5। रेकी किया हुआ है, सब कुछ है, मतलब ऑल एवरीथिंग इज रेडी। एंड समटाइम्स लाइक वी हैव अ वेरी वियर्ड वे ऑफ फंक्शनिंग। हमारे कोड वर्ड होते हैं, मोबिलाइजेशन का भी कोड वर्ड होता है। इस सिंपल कोड वर्ड होता है, जैसे बोलते हैं ना तोता मैना लो, तोता मैना का मतलब है ओके गो दिस प्लान 1 2 3 गो। सो दोज थिंग्स आर ऑल सेट। अब 22 तारीख के बाद में क्या हुआ, नेवी वाज मोबिलाइज्ड इन द गार्ब ऑफ एक्सरसाइज अरेबियन सी में, लाइव फायरिंग। अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दे वर मोबिलाइज्ड, Air Force was mobilized doing exercise with live firing. They are flying towards north and coming back live firing. Army was not fully mobilized. अब ये एक सवाल है जो it is a very strategical move. Border was mobilized. Since my son is still serving in army, अपने जैन साहब के बेटे भी इन्हीं यूनिट में, मेरे बेटे की तरह इनके बेटे भी आर्मी में ही है। I know where is he sir now? Father's unit. Very He is training the people in. ओके, हाँ, तो he is also in the same battalion. तो मेरे बेटे से खबर मिली कि हाँ वो मोबिलाइज हो गए, बॉर्डर पे पहुंच गया। सवाल होता है कभी कभी कि भैया पहुंचे हैं, बॉर्डर गोलाबारी शुरू हो गया, लेकिन वो मेरे फादर की बात याद आती है, सो नथिंग टू वरी, नथिंग हैपेंस। ओके, सो कहानी ये कि ये मोबिलाइजेशन इट टेक्स टाइम एंड देन रेकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मूव वाज मेड। हमने जब ये डिसीजन लिया कि भैया आतंकवादी जो आए थे तो हमको आतंकवादी के जो ठिकाने थे उनको नष्ट करना था। द टेररिस्ट कैंप ट्रेनिंग एरिया, द हेडक्वार्टर दैट वाज टू बी डिस्ट्रॉयड, वो वहां पर काफी नफरत में है, यानी करीब आई थिंक अराउंड 20 करीबन है जो पाकिस्तान में उनके इलाके हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पाकिस्तान आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, नॉट ओनली इन Kashmir, not only Pakistan, they are working across the world. They are active. Public domain में नहीं है, but they are active. They are doing all activities. आप इतना जान लीजिए कि सब कुछ कर रहे हैं जो एक देश को करना चाहिए. Various fronts. Any country and every country. अज्ञात बंदूकधारी. हाँ, they are there. They are working. They are working. अज्ञात है. हाँ, they are working. They are doing that. तो ये हमने फिर उसमें जब ये फर्दर रिफाइन किया कि भैया कौन कौन से इलाके हैं जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट वन, तो ये 9 जगह सिलेक्ट की गई जहाँ पे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप से, आतंकवादियों के ठिकाने थे, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे, आतंकवादियों के जो सो कॉल्ड है ना करता धरता, मैं लीडर ही बोलता उनको, आई डोंट कॉल देम लीडर्स, हाँ वो करता रहता, तो वो रहते थे। तो 9 ऑफ देम, नियरेस्ट वाज 6 किलोमीटर, नाम आपको सबको मालूम है, एंड फर्दरस्ट वाज 100 किलोमीटर। अब क्योंकि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, नेवी वाज ऑलरेडी ऑन, एयरफोर्स वाज ऑलरेडी फ्लाइंग, टेक ऑफ कर रहे थे, लैंडिंग कर रहे थे, हरे गए हाईवे में, मतलब पाकिस्तान को मालूम नहीं था कब मारेंगे, उनको मालूम था मारेंगे, बट दे वर फॉर लास्ट 15 डेज 22 तारीख के बाद में उनके होश उड़ रहे थे कि कब अटैक आएगा, कब आएगा, क्या होगा क्या होगा। तो वो टाइम धीरे धीरे ना यू गेट कंप्लेसेंट, ठीक है अभी तक कुछ आया नहीं। फिर एक आया था आदेश की वील हैव अ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, तो तब एकदम से फायर वाज ऑन कि भाई जब अंधेरा होगा तो तब यहाँ अंधेरा करेंगे, उस दिन रात को आएगा।
And now see the strategic move, एक दिन पहले उसके कर दिया। वो 9 जगह पे किया जहां पे आतंकवादी का सारा एस्टेब्लिशमेंट था। And it was a precision PGM, precision guided missiles with aircraft to the point and timings। अब जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय था मध्य रात्रि के बाद में 1, 1:30, 2 बजे। उस टाइम क्या होता है, आपका गार्ड भी चेंज हो रहा है, 12-1 बजे चेंज हो गया, शाम को हो गया, वो भी खाना खा के बैठा हुआ है। 4 बजे एक्टिविटी शुरू हो जाती है, 6 बजे आएगा नया सेंट्रियल। लोग बाग जो है बहुत में पीपल स्टार्ट दे बिकम एक्टिव अराउंड 4 o'clock, समटाइम 3:30 बिकॉज ऑल एक्टिविटीज इज टू बी डन, मॉर्निंग रिचुअल्स है। तो वो समय ऐसा सिलेक्ट किया गया जब दे वर टोटली इन अ लिम्बो। उसमें मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई। मैक्सिमम कैजुअलिटीज ऑफ द टेररिस्ट वाज डन, ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑफ देयर कर्ता धर्ता, और उनके होश गायब हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, सर्टनली दैट वाज 9 प्लेसेस। आई थिंक आपके क्वेश्चन है वो बाद में आंसर करूंगा, लेकिन इट वाज अ प्रिसिजन स्ट्राइक। अब हमारा एम क्या था फौज में, सब एनीथिंग व्हाट वी डू विद द एम। 22 तारीख के बाद हमारा एम ये था कि वह जो ये पाकिस्तानी के पाले हुए जो कुत्ते हैं आतंकवादी, इनको इनके ठिकानों को इनको मारना है करता जाता है। और एम वाज अचीव्ड इन द फर्स्ट गो। अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करता तो इससे आगे हम नहीं जाते, क्योंकि हमारा मुख्य एम था वो पूरा हो चुका है। दैट वाज अचीव। थैंक यू। कैजुअलिटी हुई सर अपनी कुछ? हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई सर। 3 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ाई लड़ी जाती है। पहला इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, जो आप कहना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, वो फ्रंट। और तीसरा काइनेटिक फ्रंट होता है जब आप अपनी मिलिट्री को एक टूल के तरह इस्तेमाल करते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं कि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसका पहला अटैक 23 तारीख को हुआ जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। वो पहला हमला था, असल हमला, अटैक। उसके बाद ये, और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पास एक पूरा रोड मैप तैयार था कि हम ये, इसको कोर्सिव डिप्लोमेसी है, ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स। आपने पहले एक एक्शन दिया, उसके बाद आपने ट्रेड बंद किया, फिर अटारी वाघा उठानी वाला बॉर्डर्स बंद किए, फिर आपने उनके वीजा रद्द किए, उनको, उनके शिप्स को हमारे बंदरगाहों पे आने से बंद किया, एयर स्पेस बंद करी। ये तमाम एक्शंस इकोनॉमी और प्रोपेगेंडा के वॉरफेयर के हिस्सा थे। और ये लड़ाई जो थी वो बाकायदा चल रही थी, और ये सब प्लान्ड था। कोई भी नी जर्क एक्शन नहीं था कि आज सुबह नरेंद्र मोदी उठे और उन्होंने कह दिया चलो यार आज इनके वो बंद कर देते चैनल्स। हर एक चीज प्लान्ड थी, रोड मैप पूरा तैयार था। जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हमारा होना था वो तैयार था, और वो रिस्पॉन्स चल रहा था। और उसका एक हिस्सा था जो कि वीरेंद्र जी बताया, ब्रिगेडियर वीरेंद्र ने, वो बिल्कुल सही। हमारे ये उद्देश्य, मैंने शुरू में बात कही थी पहली, ये लड़ाई वॉर नहीं थी, एक मिशन था। मैं आई विश लाइव वो है तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप, एक मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा जो 15 साल पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन के लिए बनाई थी। उस स्लाइड को आप आज इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें वही 9 जगह बनी हुई है जहां पर की हमला हुआ 7 तारीख को। लाया हूं उस स्लाइड। तो ये बात, हर चीज का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव था उनके 3 मेजर टेररिस्ट आउटफिट्स, अर्थात जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं और उनके जो मेन नर्व सेंटर्स हैं उनको तबाह करना। और ये वही 9 हेडक्वार्टर्स और नर्व सेंटर्स हैं जहां पर तबाही हो गई,
और सबसे बड़ा, मैं बाद में बताऊंगा इसकी पानी अभी भी रोका हुआ है सर? पानी, एक मिनट, ये वेरी गुड क्वेश्चन रानू। पानी रोकना इज नॉट द इशू, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इज द इशू। हमने पानी को हथियार बनाया है। जब हमारे दिल करेगा, जब उनको पानी नहीं चाहिए तो खोल दो, जब चाहिए तो रोक लो, डाइवर्ट कर दो। अब क्या होता है, देखिए, जब भी जो रिवर्स होती हैं और वो कई कंट्रीज से गुजरती हैं, तो जो अपर राइपेरियंस होते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि हमारे से ये पूरा का पूरा पानी वहां जा रहा था। मैं आपको इतनी ज्यादा, उसको मैंने बोला है, उसमें शेयर किया था, उसमें इतनी ज्यादा गलत ट्रीटी थी, इतनी ज्यादा लॉपसाइडेड पाकिस्तान के फेवर में ये ट्रीटी थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने नदियां गिनने में गलती करी। आप 6 नदियां बता रहे हैं, मेरे को 6 नदियों के नाम बता दे कोई। ये तो मेन नदी है। अरे एक मिनट, आप ब्यास नदी कैसे हुई उनकी? रोहतांग ला हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है वो नदी, और हरी के पंजाब में वो नदी खत्म हो जाती है। तो जो नदी इंडिया में शुरू हुई, इंडिया में खत्म हुई, उस पर पाकिस्तान का हक कैसे हुआ? कोई बताए मेरे को, कैसे आपने काउंट करी कि 3 हमारी हैं? हमारे पास सिर्फ रावी और सतलुज थी। ब्यास तो हमारे, कल तो कहेंगे चंबल का पानी भी दे दो, फिर कहेंगे कावेरी का भी दे दो, फिर बोलेंगे गोदावरी का भी दे दो। कोई एक बूंद पानी ब्यास नदी का वहां नहीं जाता। पता नहीं किसने कैलकुलेशन करी थी, उसका नाम हम नहीं लेंगे। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, नाम क्लियर है। फिर जो तीनों वेस्टर्न रिवर्स थी, उनका पानी 80%। ये प्रश्न मेरे से पूछा है, इसको भी पूछा गया होगा, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि आप हमारे को आके बोलते हो कश्मीर में कि कश्मीर हमारा है, हमारा सारा पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। कोई जवाब मुझे बता दे इसका। किस मुंह से हम कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है? कहते हैं पानी तो आपने सारा पाकिस्तान को दे दिया। 80% वाटर, तीनों कश्मीरी नदियां, वही बता रहा हूं मैं। आई नॉट डन। फिर क्या हुआ कि जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था वो ईस्टर्न साइड में हुआ था, ईस्टर्न रिवर्स में, तो उनको हमने कई साल तक करोड़ों रुपए दिए हैं, करोड़ों। वर्ल्ड का बेस्ट कैनाल सिस्टम बिकॉज़ ऑफ आवर मनी। आप बिल्कुल मनी गिवन बाय अस। तो ये इतना ज्यादा खराब ये ट्रीटी थी, किस वजह से की गई? वो उस समय के सर्कमस्टेंसेस हैं, हमको इतिहास में जाकर के कुछ उंडाल पुंडाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ट्रीटी को खत्म करना बहुत जरूरी है। दिस वाज द बेस्ट एक्शन टेकन आफ्टर पहलगाम। और ये पानी रोकना इज नॉट द इशू जानू, मैं दोबारा बता रहा हूं, इट इज वेपनाइजेशन नॉट कंट्रोल। कंट्रोल तो आप लोगों का छोटा शब्द है। हमने तो तीनों नदियों के पानी को हथियार बना लिया और उससे हम उनको मारते रहेंगे। ये लड़ाई होती है और ये लड़ाई 23 तारीख से शुरू है। जो काइनेटिक पोर्शन था उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव उन 9 जगहों को तबाह करना था और उसके लिए जितने टाइम की तैयारी की जरूरत है, क्योंकि उनका रिएक्शन आपको पता नहीं है कैसा होगा और आपने देखा उनका रिएक्शन कैसा था। तो हमने एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार किया था गुजरात से लेकर के और सियाचिन ग्लेशियर तक। उसमें तमाम आपके रडार, नो गैप, कोई भी जरा सा भी गैप पानी था। एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक फेंस थी। पाकिस्तान के कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आएगा उसकी तुरंत खबर, डिटेक्शन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। उसके बाद हमने छोटे से छोटे हथियार से लेकर एयर डिफेंस हथियार से लेकर के और एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट तक सबका एक बहुत 5 लेयर्ड ग्रिड बनाया था। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फेंस खबर दे रहा था, आपको बचा रहा था इलेक्ट्रॉनिकली। वी विल नॉट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स। और आपका जो एयर डिफेंस ग्रिड था तो वो खबर देता था, एयर डिफेंस ग्रिड फायर करता था। 24 में से 24 मिसाइल हमारी अंदर जाकर के लगी हैं। उसकी वजह है कि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली टोटली जैम कर रखा था। ये देखिए अब किस समय लगी है, ये भी मैं बताता हूं, समझने की जरूरत है। वो 15 दिन बाद 7 मई को हुआ है। उन दिनों में दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी और पाकिस्तान भी कम नहीं है, उनके पास बहुत शानदार आर्मी है। उनके भी एयर डिफेंस जो वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा कारगर हैं। वो उन्होंने एयर डिफेंस वेपन्स लगा रखे थे, उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहे थे। बावजूद उसके हमने
24 में से 24 मिसाइल ठिकाने पे मारी। जो स्कैल्प मिसाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी गारंटी नहीं देती कि 24 की 24 मिसाइल ठिकाने पे लगेगी, वो आपने लगाई। उसकी वजह ये थी कि हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिकली उनको जैम करके रखा हुआ था और उनको हमने डिसीव करके रखा था, जो इसने वीरेंद्र साहब ने बताया, पूरी तरह से फुल टाइम डिसेप्शन। और फिर क्योंकि हमारा काम सिर्फ वही था, उसके बाद हम आए और काम खत्म। फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक की जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस थी उसके पीछे से और सारे हमारे 100% लगे और उनके 100% नहीं लगे। I think we can clap for it. I learned that we have jammed their system. वही मैंने बताया ना आपको, अगर आप जैम नहीं करेंगे तो फिर कैसे? और बताऊंगा अगर आप मौका लगा तो कि हमारी एयरफोर्स आपको, चलिए आपने पूछ लिया, बता देता हूँ। 10 तारीख को हालत ये थी कि हमारे सुखोई इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे। मैं डोंट वरी यार, माय क्लब यार, मैं होस्ट। तो सुखोई हमारे इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे, नंगी आंखों से उनको नजर आ रहा था, लेकिन उनके पास वेयर विदॉल नहीं था कि उसको गिरा ले। इतना इस लेवल का डेग्रेडेशन उनके एयर डिफेंस का किया हमने। कैसे किया? विल नॉट गो इनटू दैट, आई विल नॉट टेल यू। उसमें गया, कर दिया ना, उनके पास उसको देखने की क्षमता थी और ना उसको गिराने की क्षमता थी। वो आंख से देख रहा था, वो देख रहा था कि यार अभी नूर खान जा रहा है, वहां जाके ठोकेगा। फिर वो देख रहा, अच्छा ये चल दिया सरगोदा की तरफ, ये वहां जाके ठोकेगा। और वहां जाकर के हमने ब्रह्मोस ठोक करके उनका मटिया मेट कर दिया। So मेरा next question को already आपने answer कर हाँ, दिया। ये question उसके आगे चलो। So